सिमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग। पीओस के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री और तीसरा जो एलिमेंट है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक बार हिंदी में नाम लिख देते हैं दोनों के क्या है। देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब हो गया सममिति केंद्र, सममिति केंद्र, और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब हो गया सममिति अक्ष। ठीक, तो आज हम इस सममिति केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होता है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री? देखिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के बीचों बीच हम एक इमेजिनरी सेंटर की एक सेंटर को इमेजिन करेंगे। होता नहीं है, हमें इमेजिन करना है। ठीक है, मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के बीचों बीच हम एक सेंटर को इमेजिन करेंगे। उस सेंटर से जब हम इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, किधर? इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये मान लीजिए आपका सेंटर है, तो अगर आप इसे एक बार ऊपर की ओर जाते हैं तो दूसरी तरफ आपको नीचे की ओर आना है। अगर आप इधर जाते हैं तो अगली बार आपको इधर आना है, और ये डिस्टेंस भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो इक्वल और ऑपोजिट डिस्टेंस पर जब आपको सेम ग्रुप यानी कि आइडेंटिकल ग्रुप मिलता है, एक ही चीज़ मिलती है, तो ऐसे सेंटर को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि सममिति केंद्र कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ए सेंटर विच गिव्स आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स when moving to equal and opposite direction from it, opposite direction from it। डेफिनेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ऐसा सेंटर जिससे इक्वल मतलब बराबर दूरी और ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन पर जाने पर हमें कैसे ग्रुप मिलते हैं? आइडेंटिकल ग्रुप मिलते हैं या सेम ग्रुप मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कि किन कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है और किन में नहीं है। देखिएगा, एग्जांपल्स बनाते हैं हम। COS के, COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखिएगा, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल को देखिए, प्लेनर मॉलिक्यूल है, एल्कीन है। आपको पता है कि इस C डबल बॉन्ड C में जब हम इसके बीचों बीच इस सेंटर को इमेजिन करें यहाँ से, तो इस सेंटर से देखिएगा हम इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इक्वल और ऑपोजिट में अब देखिएगा, जब आप इधर की ओर जाते हैं तो H मिलता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन कौन से हो गए? अगर एक बार आप इधर गए तो अगली बार अब आपको इधर आना है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्टेंस भी इक्वल होनी चाहिए। इतनी ही दूरी पर हमें H मिला, तो इतनी ही दूरी पर हमें क्या मिल रहा है? वापस H मिल रहा है। ठीक, अब इधर देखते हैं, इतनी दूरी पर आपको Cl मिला और इतनी ही दूरी पर आपको क्या मिल रहा है? Cl मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी इस कंपाउंड में COS प्रेजेंट है। ठीक, इसका हम सिस फॉर्म लेते हैं, तो सिस फॉर्म में क्या होगा? जैसे ये वाला देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने बना दिया CH3, ये मैंने बना दिया H और ये मैंने बना दिया H। अब देखिए, एक बार फिर से इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर COS हो सकता है। अब मैं इधर देखता हूँ तो मुझे क्या मिला? CH3। अब ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी है इसकी? तो ऑपोजिट डायरेक्शन तो इधर वाली है, और इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल रहा है? H मिल रहा है। CH3 नहीं है, यहाँ पर H है, यानी मुझे दो अलग अलग चीज़ें मिल रही है। जब अलग अलग चीज़ें मिल रही है तो यहाँ पर COS प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस कंपाउंड में COS है, इसमें नहीं है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड बनाया हमने और एक ये वाला बनाया। ठीक, एक ये बनाते हैं 5 कार्बन का और एक बनाते हैं हम 6 कार्बन का।
ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। अब देखिएगा जब हम इसकी बात करते हैं तो मैंने कह रखा है कि आपको उस मॉलिक्यूल के बीचों बीच एक सेंटर को इमेजिन करना है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अब जब आप इधर जाते हैं तो यहाँ आपको क्या मिलता है, CH2 ग्रुप। तो अब आप एक बार अगर ऊपर की तरफ गए तो ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी अब नीचे की तरफ आइए तो नीचे तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना। इसका मतलब इस कंपाउंड में COS नहीं है। इसमें देखते हैं, यहाँ इमेजिन करते हैं, इधर गए क्या मिला, CH2, ठीक। तो अब ऑपोजिट डायरेक्शन ये वाली हो गई, क्या मिला, CH2, इधर CH2 मिला तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, इधर भी CH2 मिला। इसका मतलब इस कंपाउंड में COS है। इसमें भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर गए यहाँ CH2 है लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसमें भी COS नहीं होगा। इसमें COS है, ये ऊपर ये नीचे, इधर 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 और इधर, सब दिशाओं में जब आप जाते हैं इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस भी इक्वल ही होनी चाहिए। तो हमें आइडेंटिकल ग्रुप्स मिल रहे हैं सब जगह। यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें CH2 ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, सब जगह CH2 ग्रुप मिल रहा है, तो इसमें भी COS होगा। तो यहाँ से आप रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन इन दोनों में COS नहीं है, जबकि साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन में COS है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ये वाले कंपाउंड का। यहाँ मैंने बना दिया CH3H, इधर मैंने बना दिया CH3H, ये मैंने बना दिया CH3H और इधर मैंने बना दिया CH3H। एक ये एग्जाम्पल लिया हमने, इधर मैंने कर दिया CH3H, इधर मैंने कर दिया CH3H, ठीक है। और देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं और अब हम इनमें चेक करेंगे कि किस कंपाउंड में COS है और किस में नहीं है। एक बार इसमें देखते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि साइक्लोप्रोपेन वाले में तो कभी COS होगा ही नहीं। क्यों, यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। इधर गए आप तो आपको ये मिल रहा है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन तो इधर हो गई, तो इधर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें COS नहीं होगा। इस कंपाउंड में हम चेक करते हैं कि क्या इसमें COS है। तो ये देखिएगा एक बार, यहाँ से इस डिस्टेंस पर गए आप, क्या मिला आपको, कार्बन। तो इधर आइए, क्या मिला, कार्बन। अब इस कार्बन पर देखिए ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है, CH3, और इसमें भी क्या है, CH3 ऊपर की ओर ही है, जबकि होना किधर चाहिए था, नीचे की ओर। मैंने कह रखा आप लोगों को कि आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, यानी कि अगर आप CH3 ऊपर है तो इधर वाला कैसे होना चाहिए था, नीचे की ओर होना चाहिए था, है ना। लेकिन इसमें देख रहे हैं आपकी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों ही CH3 जो है वो ऊपर की ओर है, ठीक है। तो इसमें भी कोई COS नहीं होगा। अगला वाला परफेक्ट एग्जांपल है, कैसे, इसमें जब आप यहाँ बीचों बीच देखेंगे तो ये वाला COS देखिए ऊपर की ओर है, ठीक है, और नीचे की ओर आ जाइए अब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नीचे की ओर आ गए, दोनों बराबर डिस्टेंस पे है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। CH3 मिल गया। अब इसमें ये देखिए नीचे की ओर है हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन है ऊपर की ओर, तो हमें सेम ग्रुप मिल रहे हैं, इसमें COS यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, COS हो जाएगा। यहाँ से हम इमेजिन कर रहे हैं, तो आप इधर गए, कार्बन मिल गया आपको, इधर भी आए, कार्बन मिल गया। अब इस कार्बन से ऊपर की ओर क्या लगा हुआ, Cl। इसका मतलब आप समझते हैं ना, ये जो सॉलिड लाइन से हमने दिखाया है सॉलिड से, इसका मतलब ये किधर है, अबव द प्लेन है, यानी कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। किधर है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी ऊपर की ओर है। जबकि ये वाला कैसे है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, यानी कि बिलो द प्लेन है ना, बिलो द प्लेन है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ से
यहाँ से ये वाला Cl ऊपर की ओर है, जबकि ये वाला Cl उतनी ही दूरी पर नीचे की ओर है, तो बिल्कुल ये वाला क्या हो जाएगा, COS हो जाएगा, इसमें भी COS प्रेजेंट है। इसमें देखते हैं, यहाँ पर हम सेंटर को इमेजिन करेंगे, ये CH3 ऊपर की ओर, ये CH3 नीचे की ओर, ये Br नीचे की ओर, ये Br ऊपर की ओर, तो यहाँ पर भी COS प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस कंपाउंड में चेक करते हैं, यहाँ से हम इमेजिन करेंगे, आप गए इधर की ओर COOH मिला, अब नीचे की ओर आ जाइए COOH मिला, इधर गए आप ऊपर की ओर Cl मिला है, और इसमें देखिए अब नीचे की ओर Cl मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, COS प्रेजेंट होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। बात करते हैं हम एलीन की। किसकी, एलीन की। एलीन आप समझते हैं, जब कोई पॉलीन और उसमें जो डबल बॉन्ड है वो डायरेक्ट लगातार डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम एलीन कहते हैं। ठीक है, अब एक एलीन का एग्जांपल देखते हैं और उसमें हम पता करेंगे कि इसमें COS है या नहीं है। तो मैं आपको शर्त बता देता हूँ कि जब डबल बॉन्ड या जो हमारे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड जो है, उनकी संख्या जब ओड होगी, कैसी होगी, ओड होगी, तभी उस कंपाउंड में COS हो सकता है। अगर उनकी संख्या इवन है, कैसी है, इवन है, तब उसमें कभी भी COS नहीं होगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, एक ही बात है, उसकी संख्या कैसी है, ओड है ना, विषम संख्या है, तभी उसमें COS प्रेजेंट होगा। अगर उसकी संख्या इवन है तो COS प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे ये मैंने बनाया C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और इधर मैंने बना दिया Br, इधर भी मैंने कर दिया Br, इधर मैंने कर दिया CH3, इधर मैंने कर दिया CH3। अब देखिएगा, तो आपको क्या करना है, ऐसे कंपाउंड में बस डायरेक्ट जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड की संख्या कैसी होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड गिन लेते हैं या पाई बॉन्ड गिन लेते हैं, 1 2 3। कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड 3 है तो इसमें COS प्रेजेंट हो सकता है। अब आप चेक कीजिए एक बार, इधर गए क्या मिल रहा है, CH3 ऊपर की ओर है, तो इधर वाली साइड में कैसे होना चाहिए था, नीचे की ओर, बिल्कुल नीचे की ओर है। इधर ऊपर की ओर क्या मिल रहा है, Br, तो इधर नीचे की ओर क्या मिल रहा है, Br। इसका मतलब इस कंपाउंड में COS प्रेजेंट है। लेकिन अगर यही कंपाउंड कुछ ऐसा होता, C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने कर दिया Br, इधर मैंने कर दिया Br, इधर CH3 और इधर भी CH3, क्या अब इस कंपाउंड में COS प्रेजेंट है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, इवन है, 2 है ना, डबल बॉन्ड संख्या इवन है, इसलिए इसमें COS प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिएगा अगला एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, एक फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या इस कंपाउंड में COS होगा, और मैंने कंपाउंड बनाया कुछ ऐसा, ये मैं 2 Br लगा देता हूँ, इधर H इधर H, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है आप लोगों को, डायरेक्ट इस फिशर प्रोजेक्शन में चेक नहीं करना आपको कि COS है या नहीं है। ठीक है, यहाँ से चेक मत कर लीजिएगा कि सर इधर गए Br मिल गया, इधर Br मिल गया, इधर H मिल गया और इधर भी H मिल गया, तो पता कर लिया कि सर इसमें तो COS प्रेजेंट है, गलत हो जाएगा। ऐसा चेक नहीं करना है। जब भी आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया जाए, कौन सा प्रोजेक्शन दिया जाए, फिशर, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको सोहार्ट्स में कन्वर्ट कीजिए। किस में? सोहार्ट्स में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, अब जब सोहार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तब देखिएगा क्या होगा। और सोहार्ट्स में कन्वर्ट कैसे करना है, सबसे पहले थोड़ा सा समझिएगा इसको कि फिशर प्रोजेक्शन को हम सोहार्ट्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस वाले कार्बन को पहला कार्बन मान लेता हूँ C1। आपको पता है सोहार्ट्स प्रोजेक्शन में कुछ इस तरह से सबसे पहले लाइन खींचते हैं, इसको पहला कार्बन मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे, तो ये हमारा C1 हो गया। अब इस C1 पर यहाँ ये जो CH3 है इसको सबसे पहले नीचे रख दीजिए, है ना, CH3। Br किधर दिख रहा है आपको, बाईं ओर, तो ये बन गया, Y बना लीजिए इसके ऊपर। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका Br, ये H राइट हैंड साइड में दिख रहा है इसलिए H इधर आएगा। ठीक है, अब फिर से इधर भी क्या कीजिए, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर, ये वाला कार्बन, इसको हम C2 मान रहे हैं, यानी यहाँ पर दिखाएंगे, और इस पर भी वही हमने Y बनाया,
ठीक है, ये y बनाया। अब क्या करेंगे, इधर क्या दिख रहा है आपको H, तो ये वाला H हमने इधर बना लिया। राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा था Br, और ये वाला CH3 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, ये है। तो अब देखते हैं कि क्या इसमें COS प्रेजेंट है या नहीं है। चेक कीजिएगा, यहाँ हम मानेंगे, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है। अब देखिएगा, जब यहाँ से आप आए इतनी दूरी पर, तो ऊपर की ओर आपको क्या मिल रहा है, H। अब आप वापस इधर जाइए, लेकिन जाना किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की ओर। ये वाला H अगर आपको ऊपर दिख रहा है ना, तो COS तभी होगा जब ये वाला H नीचे की ओर मिले। लेकिन ये तो H फिर से ऊपर की ओर है, ये हो गई इक्वल डायरेक्शन, लेकिन ऑपोजिट होना चाहिए था। ऑपोजिट मतलब नीचे की ओर, पर ये H भी किधर है, ऊपर की ओर है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में COS नहीं है, इस कंपाउंड में COS नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब ये वाला देखिएगा कि यार इसमें COS है, ये हमने बनाया BrH CH3, ये मैंने कर दिया Br, ये मैंने कर दिया H। ठीक है, इसमें चेक करते हैं। तो वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपको फिशर दिया गया है तो उसको आप सोहार्ट्स में कन्वर्ट कीजिए। अब सोहार्ट्स में कन्वर्ट करने का तरीका ये, सबसे पहले हम इस कार्बन से शुरुआत करेंगे। इसको अगर मैं C1 कहूँ तो यह यहाँ पर हमारा C1 रहेगा। इसमें क्या करना है, जो आप Y बना लीजिए सबसे पहले। ठीक है, क्या कीजिए, Y बना लीजिए। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है उसको इधर बनाइए, जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है उसको यहाँ बनाइए, और ये CH3 तो आ जाएगा नीचे। वापस इधर भी क्या करेंगे, Y बनाया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड वाला Br, ये हो गया राइट हैंड साइड वाला, और ये हो गया CH3। ठीक है, अब ये हमने इसको सोहार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो अब देखिएगा क्या होगा, एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने सोहार्ट्स तो बना लिया, लेकिन ये सोहार्ट्स का कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है। कौन सा, इक्लिप्स्ड फॉर्म है। और आपको पता है कि इक्लिप्स्ड फॉर्म जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है ना। तो कोई भी एल्केन जो होता है वो इस इक्लिप्स्ड फॉर्म में रहता नहीं है, ये तुरंत ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेगर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेगर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेगर्ड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको पता है कि कार्बन, और जो कार्बन होता है वो सिग्मा बॉन्ड की एक्सिस पर घूमता रहता है। तो एक कार्बन को हम स्टेशनरी मान लेंगे, स्थिर मान लेंगे, और दूसरे वाले कार्बन को हम घुमा देंगे। जब घुमाएंगे तो ये तो कुछ ऐसा ही रह जाएगा Br, ठीक है, H, और ये हो गया CH3। अब मैं क्या करता हूँ, इसको घुमाता हूँ। जब घुमाऊंगा तो ये वाला H आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये H यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला CH3 चला जाएगा ऊपर, CH3 चला जाएगा ऊपर, और ये Br घूम कर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या इसमें COS है। इसमें देखिएगा, यहाँ से हम सेंटर को इमेजिन करते हैं, इधर आए आप, ठीक है, और नीचे की ओर क्या मिला, CH3। इधर गए, ऊपर की ओर क्या मिला, CH3। ठीक, इधर ऊपर की ओर क्या मिल रहा है, H, इधर नीचे की ओर क्या मिल रहा है, H। अब इतनी दूरी पर आए Br, और इतनी दूरी पर गए तब भी Br। इसका मतलब अब इस कंपाउंड में क्या है, COS प्रेजेंट है, COS प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए कि COS प्रेजेंट है या नहीं है। आई होप कि इतने सारे एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है देखिएगा। An axis around which same molecule is obtained when compound or molecule is rotated by an angle
ऑफ थीटा। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को समझिए एक बार। एन एक्सिस अराउंड विच सेम मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड व्हेन कंपाउंड इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा। देखिए, किसी मॉलिक्यूल में हमें एक एक्सिस को सिलेक्ट करना है और उस एक्सिस पर जब उस मॉलिक्यूल को घुमाया जाए, है ना, कितने भी एंगल से घुमाया जा सकता है, उस एंगल की जो वैल्यू है वो थीटा है। कितने भी एंगल से, 90 डिग्री से, 60 डिग्री से, 180 डिग्री से, 120 डिग्री से, कितने भी एंगल से हम उस मॉलिक्यूल को घुमा सकते हैं। अगर घुमाने पर हमें सेम ही मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलता है, तो ऐसी एक्सिस को हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बनाया। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको पता करना है, क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? तो इसमें बिल्कुल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या? जैसे यहाँ पर इस वर्टिकल एक्सिस मान लीजिए, ये वाली एक्सिस, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच हमने एक्सिस डाल दी अपनी। अब क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को हम 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं। कैसे? 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री पर रोटेट करने पर क्या होगा? ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें तो सेम ही मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। अगर इस वाले कार्बन को मैं यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख दूँ तब भी क्या दिक्कत है? बिल्कुल यही वाली शेप हमें प्राप्त होगी। दूसरा देखिए, अगर ये जैसे साइक्लोब्यूटेन है, अब इस मॉलिक्यूल को भी अगर मैं 90 डिग्री पर घुमा दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये वाला एंगल जो है दो कार्बन के बीच का 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसको 90 डिग्री पर घुमा दूंगा, ये वाला कार्बन यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ, ये यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, तब भी आपको सेम ही मॉलिक्यूल प्राप्त होगा अगर आप इसको 90 डिग्री पर घुमा देते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक चीज़ देखिएगा, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसके कुछ नाम भी हैं। क्या है? कुछ नाम भी है। जैसे अगर आप मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर घुमाते हैं, कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर घुमाते हैं और आपको सेम मॉलिक्यूल मिलता है, तो 360/180 यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, है ना, 2 आ जाएगा। तब हम उस एक्सिस को कहेंगे C2 एक्सिस। क्या कहेंगे? C2 एक्सिस। ठीक है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री के एंगल पर घुमाते हैं, कितने? 120 डिग्री के एंगल पर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तब हम इस एक्सिस को कह देंगे C3 एक्सिस। और अगर आप इस मॉलिक्यूल को कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर घुमाते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 4। उस समय हम इस एक्सिस को कह देंगे C4 एक्सिस। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया H2O का। अब देखिएगा, H2O ये है, 2 यहाँ पर लोन पेयर है, ये H है, ये H है। इन दोनों हाइड्रोजन में फ़र्क करने के लिए मैं इसको HA से और इसको HB से लिख देता हूँ। ठीक, तो मुझे इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे मिलेगी। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इधर दिखेगा और ये वाला हाइड्रोजन इधर दिखेगा। अब मुझे पता ये करना है कि क्या ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर वो अलग अलग मॉलिक्यूल है या ये दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है, एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है या ये दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है। तब आपको करना क्या है, इसमें देखिएगा, आपको ये पता करना है कि क्या इसमें कोई सिमेट्री वाला एलिमेंट है, सिमेट्री का एलिमेंट है, और ख़ास तौर से कौन सा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिल जाता है तो ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होगा। कैसे? अब एक काम कीजिए आप लोग, इस मॉलिक्यूल में देखिए, मैं यहाँ पर ये एक वर्टिकल एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ। वर्टिकल एक्सिस यहाँ, यानी कि यहाँ ये अपनी एक्सिस है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर, मतलब इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच हमने अपनी एक्सिस डाल रखी है और इस पर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करता हूँ। 180 डिग्री पर रोटेट करता हूँ। कैसे रोटेट करना है देखिएगा। रोटी बनाई होगी आप लोगों ने, कभी पराठे वगैरह बनाए होंगे, तो जब हम रोटी को पलटते हैं तो ये एग्जैक्टली कितने डिग्री का एग्जाम्पल है? 180 डिग्री का है। तो जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा, ये वाला ए वापस किधर आ जाएगा? इधर, और वापस हमें यही का यही मॉलिक्यूल मिल जाएगा। यानी कि इस कंपाउंड में ये जो एक्सिस है अपनी, वो कौन सी एक्सिस है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे ये बनाया हमने, अब इस मॉलिक्यूल में हम चेक करते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको 180 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, 180 डिग्री पे रोटेट करता हूँ इस एक्सिस पर। ठीक, तो ये वाले जो Cl और H होंगे वो इधर आ जाएंगे, और ये वाले जो Cl और H होंगे वो इधर आ जाएंगे। तो मुझे वापस क्या मिलेगा, ये वाले जो दोनों हैं वो इधर आ गए। ठीक, और ये वाले जो दोनों थे वो इधर चले गए। क्या सेम कंपाउंड मिल रहा है? बिल्कुल सेम कंपाउंड मिल रहा है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और कितने डिग्री पर रोटेट किया था, 180 डिग्री पर। इसका मतलब इसमें कौन सी एक्सिस है, C2 एक्सिस है। ठीक है, C2 एक्सिस है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम टार्ट्रिक एसिड का। किसका? टार्ट्रिक एसिड का। देखिएगा, ये हमने लिखा कुछ ऐसा बना देते हैं हम, टार्ट्रिक एसिड को छोड़िए आप, ये वाला एग्जांपल बनाते हैं हम। ठीक है, अब इस कंपाउंड की मिरर इमेज जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। ये दोनों Br इधर दिखेंगे। ठीक, ये H इधर, ये H इधर, और ये COOH इधर। ठीक है, हमें पता करना है, जैसे सपोज कीजिए ये A है, ये B है। अब आपसे ये पूछा गया कि क्या ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है या ये दोनों एक ही कंपाउंड है। ठीक है, क्या ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है या ये दोनों एक ही कंपाउंड है। तो हम चेक कैसे करेंगे, आपको इसमें पता करना है कि क्या इस मॉलिक्यूल को घुमाकर, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर घुमाकर क्या वापस यही वाला मॉलिक्यूल ऑब्टेन किया जा सकता है। तो देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, इस वर्टिकल एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस, और इस पर मैं क्या करूंगा, इस मॉलिक्यूल को वापस 180 डिग्री पर रोटेट कर देता हूं। कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर। तो जैसे ही मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट करूंगा, वही रोटी को पलटना। ठीक है, तो ये जो दोनों Br होंगे इधर आ जाएंगे, और ये दोनों H जो होंगे घूमकर वापस इधर आ जाएंगे। तो वापस मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा, या ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, दोनों Br घूमकर इधर आ गए। ठीक है, ये दोनों H इधर आ गए, और ये COOH। क्या वापस पहले वाला मॉलिक्यूल मिल रहा है? एग्जैक्टली पहले वाला मॉलिक्यूल ही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो 180 डिग्री, यानी कि जो हमारी C2 एक्सिस थी यहाँ पर, वो क्या थी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या थी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनमें हमने COS और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन दोनों को स्टडी किया, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। आजा सेव कर दिया ना, कौन करे वाला था।